हेलो, माई सेल्फ अजवर फ्रॉम DGI एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था दैट वाज द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड द टैक्स लायबिलिटी, इसको शुरू किया था हम लोगों ने। इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि रेसिडेंशियल स्टेटस का क्या इंपॉर्टेंस है और इनको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं या कैसे हम इसको जज करते हैं। बट मैं एक चीज़ क्लियर कर लूँ कि मैंने बताया था कि हम इसमें पर्सन को लेकर चलेंगे। पर्सन में कई कैटेगरीज आती हैं, जैसे एक इंडिविजुअल आता है, एक HUF आता है, आपका कंपनी भी आती है, फर्म भी आती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आता है। तो कल जो मैंने पॉइंट्स को डिस्कस किया था रेसिडेंशियल स्टेटस को लेकर, वो एक इंडिविजुअल की थी। इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस को इसलिए डिस्कस किया था डिटेल में कि वो बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर जो एग्जाम में उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। नाउ आज अभी हम लोग जो है और बाकी पर्सन की कैटेगरी में जो आते हैं उनको वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे कि उनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि वो पर्टिकुलर चीज़ जो है प्रीवियस ईयर में रेसिडेंशियल स्टेटस की किस पोजीशन को होल्ड कर रहा था। इंडिविजुअल को देख लिया हम लोगों ने। इंडिविजुअल में देखा कि जो है दो बेसिक कंडीशंस हैं और दो एडिशनल कंडीशंस हैं। इन दोनों को कैसे फुलफिल करेंगे तो रेसिडेंशियल स्टेटस के किस पोजीशन पे वो इंडिविजुअल आएगा, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो HUF से शुरू करेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक प्रिंसिपल होता है, एक कर्ता होता है जो मेन हेड होता है। उसी के चारों तरफ जो है सारी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं कि उसकी जो है HUF की जो है प्रीवियस ईयर में रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। तो अब मैं फिर से आपको एक बार क्लियर कर दूं कि इंडिविजुअल, पहले रेसिडेंशियल स्टेटस पे आते हैं। दो तरह के रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट होता है। प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट का स्टेटस होल्ड करेंगे या नॉन रेसिडेंट का स्टेटस होल्ड करेंगे। दूसरा ये होता है कि रेसिडेंट का स्टेटस अगर होल्ड कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है। अब ये जो दो स्टेटस हैं इसमें एक पर्सन में एक आता है इंडिविजुअल और एक होता है HUF। इंडिविजुअल और HUF ये दोनों कैटेगरीज को होल्ड कर सकते हैं, दैट इज रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, एज वेल एज रेसिडेंट में ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये दोनों कैटेगरीज को होल्ड कर सकते हैं। और बाकी जो चीज़ें पर्सन में आते हैं जैसे फर्म हो गई, कंपनी हो गई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गए, ये दो ही चीज़ को होल्ड करते हैं, या तो ये रेसिडेंट होंगे या तो नॉन रेसिडेंट होंगे। मीन्स वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कैटेगरी को ये नहीं होल्ड करते हैं। ये तो या तो कौन, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कोई कंपनी हो गई, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है या तो रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे। नाउ कमिंग टू द HUF। HUF जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि HUF जो है कैसे रेसिडेंट होती है और कैसे नॉन रेसिडेंट होती है। उसके बाद अगर रेसिडेंट होगी तो फिर ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी क्या होगी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो रेसिडेंट होने के लिए HUF एक मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब उनका कोई पुरखों का या पहले का कोई बिजनेस चला आ रहा है जो एंसेस्टर टू एंसेस्टर और आगे जो है फॉरवर्ड होता है, बच्चों में फॉरवर्ड होता है, तो ऐसा कोई बिजनेस चला आ रहा है वो HUF के अंदर में आता है। तो इसमें जो है सबसे पहले रेसिडेंट की कैटेगरी कैसे होल्ड होगी कि अगर उस HUF का बिजनेस होली या पार्शली इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है या मैनेज किया जा रहा है तो वो जो है हमारे रेसिडेंट के स्टेटस में आएगा। इसको मैं पढ़ के बता दूं, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज होली और पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया। मीन्स उसका, उस फर्म का, उस HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर पार्शली या होली इंडिया से हो रहा है तो वो रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगा, रेसिडेंट की कैटेगरी में। और अगर उसी का कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर फुल्ली आउट ऑफ इंडिया हो रहा है, अब्रॉड से हो रहा है, तो वो नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगा। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि जहाँ जिस जगह से मतलब कोई ऐसा ऑफिस बना हो जहाँ पे कर्ता या प्रिंसिपल या उनके मेंबर के कुछ लोग वहाँ पे हो और वो डिसीजन लें HUF के रिगार्डिंग, उनके बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजन लें वहाँ से, तो वो जगह कहलाएगी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की। तो ऐसे अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्शली इंडिया से हो रहा है तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, और अगर फुल्ली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अब्रॉड से हो रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। नाउ सेकंड थिंग, अगर रेसिडेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं तो कैसे HUF जो है ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा और कैसे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। तो इसके लिए हमें याद होगा इंडिविजुअल को अगर हमको ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में अगर हमको उसको फिक्स करना है या डिफाइन करना है तो उसके लिए दो एडिशनल कंडीशंस थी इंडिविजुअल्स के रिगार्डिंग। पहले मैं आ रहा हूँ ताकि फ्लैश में उसको कोरिलेट करूँगा उससे मैं। तो उसमें दो एडिशनल कंडीशंस थी। पहली एडिशनल कंडीशंस क्या थी कि he has been resident in India
इन at least 2 out of say 10 previous year immediately preceding the relevant previous year. ये पहली थी। और दूसरी क्या थी? He has been in India for a period of 730 days or more during 7 years immediately preceding the relevant previous year. ये दो एडिशनल कंडीशंस थी। इन दोनों एडिशनल कंडीशंस को अगर फुलफिल किया जा रहा है तो वो इंडिविजुअल जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट में था, और अगर इन दोनों में से एक या दोनों को नहीं फुलफिल किया जा रहा है तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में था। सेम यही चीज़ जो है HUF के ऊपर भी होगी, डिफाइन करने के लिए या उसको कैटेगराइज करने के लिए कि ये HUF जो है ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। लेकिन इसमें जो है फर्म को नहीं, HUF को नहीं, बल्कि उसके कर्ता पे ये चीज़ लागू होगी। ये प्रिंसिपल जो उसके कर्ता पे फिक्स होगा। अगर उसका कर्ता या प्रिंसिपल जो है दो एडिशनल कंडीशंस को एज एन इंडिविजुअल फुलफिल कर रहा है तो वो फर्म कहलाएगी ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर इसमें से उसका कर्ता या प्रिंसिपल जो है दोनों में से एक या दोनों को नहीं फुलफिल कर रहा है देन इट विल बी कॉल्ड एज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फाइन। तो ये तो HUF के रिगार्डिंग था। अब आते हैं हम स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसके रिगार्डिंग क्या लॉ कह रहा है? लॉ ये कह रहा है अ पार्टनरशिप फर्म and an association of person are said to be resident in India if control and management of their affairs are wholly or partially situated within India during the relevant previous year. They are however treated as non-resident in India if control and management of their affairs are situated wholly outside India. देखिए हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? एक फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी एक फर्म है, ठीक है। फर्म भी कहीं से कंट्रोल और मैनेज की जाती है। तो यहाँ पर ये है लॉ ये कहता है कि अगर कोई फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कोई काम कर रहे हैं, उनका उस फर्म का या उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन का कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर होली या पार्शियली इंडिया से हो रहा है प्रीवियस ईयर में, याद रखिएगा प्रीवियस ईयर, उससे 10 साल पहले हो रहा था उससे नहीं मतलब है, प्रीवियस ईयर में अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट उस फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन का होली या पार्शियली इंडिया से हो रहा है प्रीवियस ईयर में तो वो रेसिडेंट कहलाएगी। और अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली आउट ऑफ इंडिया या अब्रॉड से हो रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगी। अब मैं फिर से बता दूं, इसमें फर्म्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी के रिगार्डिंग सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी कैटेगरी में नहीं आता ये। तो ये बात बहुत क्लियर है। नाउ सेकेंड इज नेक्स्ट लास्ट इज दैट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी। कंपनी के रिगार्डिंग रेसिडेंशियल स्टेटस को कैसे डिफाइन किया गया है? इसमें दो तरह की कंपनीज को डिफाइन, इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। अगर कोई इंडियन कंपनी है तो उसका हमेशा रेसिडेंशियल स्टेटस ही होल्ड होगा, चाहे उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाहर से हो रहा हो पूरा या पार्शियली या होली इंडिया से हो रहा हो। अगर कोई इंडियन कंपनी है तो उसको रेसिडेंशियल स्टेटस की कैटेगरी में ही डाला जाएगा। फॉरेन कंपनी है अगर, तो उसके रिगार्डिंग लॉ ये कहता है कि फॉरेन कंपनी का अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इंडिया से हो रहा है, पूरा का पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है, तब वो रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगी। अगर पार्शियली या फुल्ली फॉरेन से हो रहा है, अब्रॉड से हो रहा है, तो फिर वो नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगा। तो ये डिवीजन है रेसिडेंशियल स्टेटस का। तो दो चीज़ें, एक रेसिडेंशियल स्टेटस और दूसरा है, उसके बाद हम आएंगे इनकम पे आएंगे, क्योंकि इन दोनों को जब हम मैच करेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि किस पर्सन पे कितना टैक्सेबल है कि नहीं वो इनकम। तो अब आते हैं इनकम पे। नेक्स्ट इज इनकम। इनकम दो तरह की डिफाइन की गई है, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम, इन दोनों के इनकम में डिफरेंस है ना। पहले मैं इंडियन इनकम के जो बेसिक्स जो रूल्स हैं या पॉइंट्स हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। इसको 3 पॉइंट्स में डिफाइन किया। पहला पॉइंट यह है, इफ़ इनकम इज़ रिसीव्ड or deemed to be received in India during the previous year and at the same time it accrues or arises or is deemed to accrue or arises in India during the previous year. सेकेंड पॉइंट, अभी मैं तीनों को एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। अभी मैं सेकेंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ। इफ इनकम इज रिसीव्ड or deemed to be received in India during the previous year but it accrues or arises outside India during the previous year. Third point, if income is received outside India during the previous year but it accrues or arises or deemed to accrue or arises in India during the previous year. Now अब मैं इसको बहुत क्लियर कर दूं। देखिए इनकम की, इसमें इनकम के रिगार्डिंग दो चीज़ें हैं, एक रिसीव्ड और दूसरा एराइज। रिसीव्ड का मतलब जहां आपको मिल रही है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लेक्चर लिया इंडिया में और नेक्स्ट मंथ मुझे सैलरी मिलनी थी तो मैं नेक्स्ट मंथ चला गया अब्रॉड।
वहाँ पे मुझे सैलरी ट्रांसफ़र कर दी गई तो मेरी इनकम रिसीव्ड अब्रॉड हो जाएगी, और अगर मैं यहीं पे रहा तो रिसीव्ड इन इंडिया हो जाएगी। तो एक जो चीज़ रिसीव्ड होगी, कहाँ पे किस जगह आपको रिसीव्ड हुई है प्रीवियस ईयर में, एक पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट एक्रूड और अराइजेज, दैट मीन्स कहाँ पे वो इनकम अराइज हुई है, जनरेट कहाँ से हुई है, मतलब आपने कहाँ पे काम किया है जहाँ से जनरेट हुई है। जहाँ पे हम काम करते हैं वहीं से जनरेट होती है। अगर मैंने इंडिया में लेक्चर लिया है तो अराइज या एक्रूड यहीं पर होगी। अगर मैं अब्रॉड में जाके लेक्चर लेता हूँ फिर यहाँ जाता हूँ और पैसा भी नहीं मिलता है मुझे, तो वो एक्रूड और अराइज फॉर अब्रॉड हो जाएगी और रिसीव्ड इन इंडिया हो जाएगी। तो दो चीज़ें, कहाँ से रिसीव्ड हो रही है, जिस वक्त आपको रिसीव हो रही है वो कहाँ पे रिसीव हो रही है, और सेकंड थिंग है कहाँ पे आपने उसके रिगार्डिंग काम करा था, अराइज कहाँ पे हुई थी। जहाँ काम करेंगे वहाँ अराइज होगी, वहीं से पैदा होगी वो इनकम। तो ये दो चीज़ें हैं। अब इन दोनों चीज़ों को कैसे हम इंडियन इनकम डिफाइन करेंगे ये मैं क्लियर कर दूं। अगर कोई भी इन दोनों में से किसी एक का पार्ट इंडिया से लिंक होता है तो वो इंडियन इनकम कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक्रूज और अराइज इंडिया में हो रहा है और रिसीव भी इंडिया में हो रहा है तो वो इंडियन इनकम कहलाएगी। या एक्रू और अराइज इंडिया में हो रहा है, रिसीव्ड अब्रॉड में हो रहा है, तब भी वो इंडियन इनकम कहलाएगी। या एक्रू और अराइज अब्रॉड हो रहा है, रिसीव इंडिया में हो रहा है, तब भी वो इंडियन इनकम कहलाएगी। मैंने बताया दो चीज़ें, अराइज और रिसीव्ड, ये दोनों पॉइंट में से अगर एक भी पॉइंट इंडिया से टच हो रहा है तो वो इंडियन इनकम कहलाएगी। बस बहुत सिंपल सा है। मैंने तीनों पॉइंट्स पढ़ दिए थे, बहुत कन्फ्यूजन होगा तो उसको मैं क्लियर कर दूँ। कोई इन दोनों में से पॉइंट, एक्रूज और अराइज और वो रिसीव्ड, अगर इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट आपके इनकम के रिगार्डिंग इंडिया से लिंक हो रहा है तो फिर वो इंडियन इनकम कहलाएगी। और फॉरेन इनकम, कोई भी इनकम जो फॉरेन में रिसीव हुई और फॉरेन से ही अराइज हुई हो, मैंने अब्रॉड में जाके लेक्चर लिया और मैंने वहीं रिसीव कर लिया तो वो फॉरेन इनकम कहलाएगी। सिंपल सा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनकम को इंडियन और फॉरेन इनकम में इसको हम डिवाइड करते हैं। नाउ अब आता है मेन पॉइंट कि कौन सी इनकम जो है टैक्सेबल होगी। तो इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। जो पर्सन हमारे हैं तो उसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ को एक पार्ट में रखा गया है, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को दूसरे पार्ट में रखा गया है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल और एचयूएफ के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि इनकी कौन सी इनकम जो है इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम टैक्सेबल है कि नहीं टैक्सेबल है। नाउ तो जैसे मैंने बताया, इंडिविजुअल और एचयूएफ को दो कैटेगरीज में बांटा गया, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। फिर रेसिडेंट को भी दो कैटेगरी में, ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी। तो इसका मतलब अगर हम इसको सम अप करें तो तीन कैटेगरीज हो गई, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया पहली कैटेगरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया दूसरी कैटेगरी, और तीसरी है नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। तो ये तीन कैटेगरीज हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ की। नाउ अब अगर इनकी एचयूएफ हो या इंडिविजुअल हो, अगर इनकी इंडियन इनकम है प्रीवियस ईयर में तो इनकी तीनों कैटेगरीज से अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इनकी टैक्सेबल होगी। मींस कोई इंडिविजुअल अगर रेसिडेंट है प्रीवियस ईयर में और नॉट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में आता है तो भी इसकी इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, इसको टैक्स देना पड़ेगा इस पर। या एचयूएफ होंगे तो भी टैक्स देना पड़ेगा। इन द सेम वे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया है प्रीवियस ईयर में, चाहे इंडिविजुअल चाहे एचयूएफ, तो भी इनको टैक्स देना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर वो एचयूएफ इंडिविजुअल जो है प्रीवियस ईयर में नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है तब भी इनको टैक्स देना पड़ेगा अगर इनकी इनकम इंडियन इनकम है। तीनों कंडीशंस में देना होगा। नाउ रिगार्डिंग फॉरेन इनकम्स, अगर इनकी इनकम फॉरेन इनकम है तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में अगर ये आ रहे हैं तो इनकी इनकम टैक्सेबल है। हाँ, अगर यही इंडिविजुअल या एचयूएफ जो है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं तो इनकी इनकम जो है टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन दो केस में जो है इनकी इनकम टैक्सेबल होगी। वो ये है कि अगर इनकी इनकम बिजनेस से अराइज हुई हो, प्रॉफिट और गेन वाली इनकम हो और उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उस बिज़नेस का होली या पार्शियली इंडिया से हो रहा हो। इन द सेम वे अगर इनका इनकम प्रोफेशन से हो और वो प्रोफेशन का सेटअप इंडिया में होगा तो इनकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी। वरना अगर और किसी पार्ट से हो रही है, सैलरी से हो रही है, किसी चीज़ से हो रही है, तो इनकी वो इनकम जो नॉन टैक्सेबल अगर फॉरेन इनकम है। तीसरी कैटेगरी नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में अगर ये आ रहे हैं एचयूएफ या इंडिविजुअल तो इनकी फॉरेन इनकम नॉन टैक्सेबल होगी। तो ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के रिगार्डिंग है। नाउ रिगार्डिंग जो है फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी के रिगार्डिंग तो मैंने बता दी इनकी सिर्फ दो ही कैटेगरीज हैं, एक है रेसिडेंट इन इंडिया या नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक, अब इनकी इनकम को देख लें। अगर इनकी इनकम इंडियन इनकम है, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड द थर्ड इज कंपनी,
अगर इनकी इनकम इंडियन इनकम है तो ये दोनों कैटेगरीज में टैक्सेबल है, दोनों कैटेगरीज में। मतलब अगर ये जो है रेसिडेंट इंडिया की कैटेगरी में आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में या नॉन रेसिडेंट इंडिया की कैटेगरी में आ रहे हैं तो भी टैक्सेबल है, अगर इनकी इनकम इंडियन इनकम है। फॉरेन इनकम है अगर, तो इनके रेसिडेंट इन इंडिया की कैटेगरी में अगर आ रहे हैं तो टैक्सेबल है, और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया की कैटेगरी में आ रहे हैं तो नॉट टैक्सेबल है, को टैक्स नहीं देना होगा। तो ये पूरा जो है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटीज़ का कंक्लूजन है ना। अब इस नेक्स्ट क्लास में जो है इसी के रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसको और फर्दर प्रैक्टिस करेंगे, तो जो हमको डाउट्स होंगे वो सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।